हे एवरीवन, वेलकम टू द भारद्वाज क्लासेस। आज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लास्ट लेक्चर नंबर 15 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज मैंने वर्कशीट जो आपको दी थी उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और गारंटी है ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो बोर्ड में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इजीली सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। If you are new to my channel, then please subscribe the channel, and if you like the video, then please like the video and comment on it and share with your friends. Okay? तो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई ऐसा है जिसने वर्कशीट डाउनलोड नहीं की है तो पहले वो वर्कशीट डाउनलोड कर ले, जिससे कि आपके पास क्वेश्चंस आ जाए, क्वेश्चन की शीट आ जाए, जिससे आपको सॉल्यूशन समझने में इजी होगी। वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल में मैं ले रही हूं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 point charges Q1 Q2 are such that Q1 Q2 less than 0। ये आपके वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, Q1 Q2 less than 0, what is the nature of the force between two charges। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स का नेचर आपको बताना है, whether the force is attractive और रिपल्सिव, और कंडीशन गिवन है Q1 Q2 less than 0। देखो, अगर Q1 Q2 less than 0 है, डेट मीन्स दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, मीन्स Q1 इंटू Q2 जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेस देन 0 का तो मतलब यही है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दोनों के मैग्नीट्यूड का दोनों के चार्जेस का जो प्रोडक्ट है अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तभी दो किसी भी नंबर्स का आपका प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो इनमें से डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 नेगेटिव चार्ज होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो। अगर सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा तो आप ये समझ सकते हो बस डेटा चेंज होगा, बट कंसेप्ट सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Charges of magnitudes 2q and minus q are located at points a, 0, 0। एक पॉइंट है a, 0, 0, इस पे प्लेस्ड है चार्ज 2q एंड 4a, 0, 0, इस पे प्लेस्ड है चार्ज माइनस q। Find the ratio of the flux of electric field due to these charges through concentric spheres of radii 2a and 8a centered at origin। जो दो स्फीयर दिए हैं, आप ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। ठीक है, ये है ओरिजिन a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a एंड 8a। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सेंटर्ड है दो फ्लक्स, कितनी कितनी रेडिया है, 2a और 8a, और सेंटर्ड है ऑरिजिन से। तो एक जो होगा वो आपका स्फीयर ये हो जाएगा, और जो 8a वाला होगा वो कुछ इस तरीके से 8a रेडियस का होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, रेडियस दिया और सेंटर कहाँ है
ओरिजिन पे इसको मैंने मान लिया सरफेस S1 और इसको मैंने मान लिया सरफेस S2। चार्ज कहाँ कहाँ प्लेस्ड है? 2q प्लेस्ड है A, 0, यहाँ पे प्लेस्ड है 2q एंड -q प्लेस्ड है इस पे। चलो फ्लक्स का रेशियो निकालना है phi/S1 रेशियो phi/S2। S1 और S2 से निकलने वाले फ्लक्स का रेशियो बताइए, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलो गॉस थ्योरम पढ़िए। जब क्लोज सरफेस है तो आप फ्लक्स निकालना है, किससे निकालोगे? गॉस थ्योरम से निकालोगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फ्लक्स linked by an enclosed surface is equal to 1/epsilon naught times of charge enclosed by it। तो S1 की बात करें, S1 कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? S1 के अंदर कितना चार्ज है? 2q चार्ज है, 2q चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो phi/S1 क्या होगा? 2q/epsilon naught। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। अब देखो S2 क्या है? ये बाहर वाला स्फीयर। ठीक है, ये बाहर वाले स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये इसको भी एनक्लोज कर रहा है, इसको भी एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो phi/S2 क्या होगा? नेट चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस का 2q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q/epsilon नॉट। आप रेशियो निकाल लो, phi/S1 अपॉन phi/S2, 2q/epsilon नॉट अपॉन q/epsilon नॉट 2:1। ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 1 मार्क में मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डज अ डाइपोल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रखा हुआ है कोई डाइपोल, सपोज ऐसे रखा है -q + q। ठीक, तो क्या होता है? +q पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है QE, और -q पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है QE इन मैग्नीट्यूड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि E सेम है ना? चार्ज तो डाइपोल के सेम ही होंगे, बस E की डिफरेंस है। E सेम है तो क्या होगा? सेम चार्ज है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स 0 हो गया। बट अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। सपोज यहाँ पर कुछ कम है, मान लो यहाँ है 2 न्यूटन पर कूलम, यहाँ है 4 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ वाले पे इस पे कितना चार्ज लगेगा इस डायरेक्शन में? 2 × q। इस पे कितना लगेगा? 4 × q, है ना? QE, E है यहाँ पर 4, यहाँ पर है 2, नॉन यूनिफॉर्म है, वैल्यू मान लो बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, तो F नेट क्या होगा? 4q - 2q भाई, एक प्लस का एक माइनस का, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो यस इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, कुछ ना कुछ वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल का ही, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। Two dipoles made from charges +- q, एक डाइपोल है एंड सेकेंड इज +- Q रिस्पेक्टिवली हैव इक्वल डाइपोल मोमेंट्स। दोनों के जो डाइपोल मोमेंट हैं वो इक्वल हैं। फाइंड होना चाहिए, फाइंड फर्स्ट पार्ट
रेशियो बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पेयर ऑफ चार्जेस, रेशियो बिटवीन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सेकंड है एंगल बिटवीन द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, चलो अब देखो दोनों के डाइपोल मोमेंट सेम है। इसका मैंने मान लिया कि इसमें ये है डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है सपोज x1, ठीक, प्लस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, और इसके बीच में है डिस्टेंस x2। ठीक, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो P इसके लिए क्या होगा डाइपोल मोमेंट? Q इंटू x1, और यहाँ क्या होगा? कैपिटल Q इंटू x2। अब क्वेश्चन इज रेशियो निकालना है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और P दोनों के लिए सेम है। जब P दोनों के लिए सेम है तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, चलो डायरेक्शन की बात अभी बाद में करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात करें। तो क्योंकि दोनों के लिए भाई P का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा? Q इंटू x1 इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू x2, Q बाई Q इज इक्वल टू x2 बाई x1। ठीक, तो सेपरेशन का जो रेशियो है x2 रेशियो x1 वो क्या है? Q रेशियो Q। ठीक है, दूसरी चीज एंगल निकालना है बिटवीन द डाइपोल एक्सिस। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां से इस डायरेक्शन में होगी इसके लिए, और यहाँ भी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। और जब इक्वल है तो भाई मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो एंगल इसके बीच में कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का ही, और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर शेल्स of radius capital R and 3R are given charges Q1 and Q2 respectively. Concentric shells हैं, इसकी रेडियस है कैपिटल R एंड इसकी रेडियस है 3R। इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। The surface charge densities on the outer surfaces of shells आर इक्वल, यानी यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो इक्वल हैं। तो Q1 Q2 का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं और उसके बाद उनको इक्वल रख देंगे। ठीक है, चलो इसकी बात करें। इसकी सरफेस पे चार्ज कितना होगा? Q1 चार्ज होगा, क्योंकि हमें गिवन है इसको चार्ज कितना दिया है Q1। तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, या मैं इसको मान लूं सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और लिख लेते हैं भाई गिवन है, गिवन दैट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ठीक है, चलो सिग्मा 1 क्या होगा? सिग्मा 1 इज इक्वल टू, इस पे चार्ज कितना है? अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज कितना है? Q1 अपॉन सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है,
चलो अब देखते हैं, यहाँ पर बात आती है Q2 की। अब इस दूसरी वाली शेल पे जो चार्ज है वो तो है Q2, बट हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, अगर नहीं देखा है किसी ने तो उसको जरूर देखना। ठीक, हमने एक यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज्ड बॉडी के विसिनिटी में कोई दूसरी बॉडी लेके आते हैं तो इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसकी जो नियर वाली सरफेस है उस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, अपोजिट चार्ज, और जो फार्दर सरफेस है उस पे सिमिलर चार्ज। तो इसकी अंदर वाली सरफेस पे क्या होगा, अंदर वाली सरफेस पे -Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर वाली सरफेस पे +Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन है। तो बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 + Q2। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, Q1 + Q2 अपॉन 4 पाई एंड रेडियस इज 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन σ1 = σ2, तो रख देते हैं Q1 अपॉन 4 पाई r² = Q1 + Q2 अपॉन 4 पाई 3r का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9r²। क्या हो जाएगा भाई, 9Q1 = Q1 + Q2, 8Q1 = Q2 and Q1 upon Q2 = 1/8, or you can say Q1 ratio Q2 = 1/8। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अगर फर्स्ट वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लेक्चर को देखिए, उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। A positive point charge plus Q is kept in the vicinity of an uncharged conducting plate। यहाँ पर एक uncharged conducting plate। Sketch electric field lines originating from the point charge to the surface of the plate। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा, ये आपको किसी कंपटीशन में भी मिल सकता है, लाइक नीट में मिल सकता है। 4 फिगर बने होंगे, आपको आइडेंटिफाई करने। ठीक है, +Q है, अनचार्ज्ड है, कंडक्टिंग है। फिर अगेन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है, अगर किसी अनचार्ज्ड या किसी भी बॉडी के विसिनिटी में कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसकी नियरर सरफेस पे सिमिलर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और फार्दर सरफेस पे क्या हो जाएगा, सॉरी, नियरर सरफेस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और फार्दर सरफेस पे सिमिलर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये +Q चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो नियरर सरफेस है यहाँ -Q, सेम नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट बट सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर फार्दर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। ठीक है, तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो किस तरह होंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, कुछ इस तरह। ठीक है,
ये तो हो गई ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Q टुवर्ड्स द कंडक्टिंग प्लेट। अगर कंडक्टिंग प्लेट के लिए बोलता है तो आप यहाँ से भी, यहाँ से आप दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही ड्रॉ करने के लिए बोला है, चार्ज से ओरिजिनेट होने वाली कंडक्टिंग प्लेट पे जाने वाली, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।